मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले छात्रावासों की यह स्थिति क्यों हो रही है। और यह महत्वपूर्ण चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से इसको देखा है। और हम जब भी किसी छात्रावास में जाते हैं तो ये हर छात्रावास की मूलभूत समस्याएं जो सबके सामने आती हैं। सबसे बड़ी वहां समस्या जो आती है, वार्डन की बहुत बड़ी समस्या है। वार्डन की समस्या, अधीक्षक, सब किराए के अधीक्षक रखे जाते हैं। ये कौन अधीक्षक होते हैं? ये अधीक्षक वो होते हैं जो लोग टीचर होते हैं और भाजपा के जब जो दुपट्टा डालने वाले लोग, उस विचारधारा के लोगों को ही हॉस्टलों का अधीक्षक बनाया जाता है। और वहां से चालू होता है एक गंदा खेल कि आप बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाओगे या फिर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ोगे तो आपको हम अधिकार देंगे, चाहे वो पुस्तक का अधिकार हो, चाहे शौचालय का अधिकार हो, चाहे पीने का पानी का जो साफ पानी का अधिकार हो, तभी मिल पाता है। आज हम सरकार से यह सवाल करते हैं कि आज तक परमानेंट वार्डन या फिर अधीक्षक क्यों नहीं नियुक्त कर पाए? क्योंकि यह सुविधा आपको अच्छी लगती है और आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में आपको सहूलियत मिलती है, इसलिए। दूसरी बहुत बड़ी जो समस्या हॉस्टल्स में हमने देखने मिली, वहां उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले की मैं आपको घटना बताता हूं। सरदारपुर में 2 बच्चों को आदिवासी हॉस्टल में करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह मुद्दा मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा में उठाया और इसमें जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। उसमें जो जवाब दिया गया, उसमें कहा गया कि सारे हॉस्टलों में पूरी व्यवस्था करी गई है, चाहे वो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्म्स हो, चाहे पीने के पानी के नॉर्म्स हो, ये सारी व्यवस्था है। और जब हमने लड़ाई लड़ी तब इसमें एक कमेटी बनाई गई और भोपाल से वो कमेटी भेजी गई जांच के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो कमेटी जांच के लिए आई, उनके पास चेकलिस्ट तक नहीं मौजूद थी। मतलब फायर सेफ्टी में उनको क्या देखना है, पानी साफ है कि नहीं उनको क्या देखना है, बिजली में उनको क्या देखना है, उनके पास कोई ऑडिट नहीं है। जैसा कि सर ने बोला कि कोई प्रॉपर ऑडिट आदिवासी हॉस्टलों का, दलित हॉस्टलों का, पिछड़ा वर्ग के हॉस्टलों का, अल्पसंख्यकों के हॉस्टलों का कोई भी ऑडिट हर साल नहीं हो रहा है, ताकि सरकार इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ सके। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग आज की तारीख में पत्र भी लिखते हैं? वो जमाना शायद गुजर गया जब चिट्ठियां लिखी जाती थी। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे तो माता पिता को लिखते थे और माता पिता की तरफ से उन्हें जब पत्र आता था और ये जब पत्र का आदान प्रदान होता था, डाकिया जब डाक लेकर के घर आता था, तब क्या माहौल होता था। शहर हो या गांव, वो दिन वाकई बहुत अच्छे थे। उन पत्रों में क्या कुछ नहीं होता था, प्यार भी होता था, उलाहना भी होता था, शिक्षा भी होती थी, गांव गिराव, घर द्वार, सबकी जानकारी होती थी। लेकिन अब आज डाकिये तो आते हैं, मगर वो अंतर्देशी, वो पोस्टकार्ड, वो लिफाफे अब नदारद हो गए। अब लोग व्हाट्सएप पर उंगलियां फेरते हैं और बहुत कुछ दूर दूर तक अपना संदेश भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं। और इन सब की भी जरूरत क्या है जब रूबरू बातचीत भी हो जाती है 7 समंदर पार बैठे लोगों में भी। लेकिन हाल के दिनों में इस देश में चिट्ठी लिखने का एक नया शगल शुरू किया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने।
राहुल गांधी पत्र लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उन्होंने, संसद का सत्र बुलाया जाए, कोई जवाब नहीं आया। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हेडिंग से उन्होंने लेख लिखा। शुरुआती दौर में जरूर चुनाव आयोग बरगलाने में लगा रहा, लेकिन उसे अंततः झुकना पड़ा और वो राजी भी हो गया, जो डिमांड राहुल गांधी कर रहे थे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी ने एक और पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, शिक्षा को लेकर के, छात्रों के भविष्य को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के। इसकी कहानी शुरू होती है जब राहुल गांधी बिहार जाते हैं, दरभंगा जाते हैं और वो डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में जाने के लिए उनका प्रोग्राम बनता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया। कार्यक्रम मैंने आपको पहले बताया था कि केवल राहुल गांधी का ही नहीं था। कांग्रेस के वरिष्ठ लगभग 60 या उससे ज्यादा सीनियर लीडर बिहार के अलग अलग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी इन छात्रावासों में गए। मकसद इतना था कि छात्रों से बातचीत करें, उनकी समस्याओं को जानें और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जबरदस्त दबाव बना। इसके पीछे की कहानी खुल करके आई। राहुल गांधी तो उनके ऊपर भले ही एफआईआर दर्ज हुआ, दो एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन तमाम सरकार, शासन और प्रशासन की तमाम कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए, नकारते हुए वो छात्रों से मिले, हॉस्टल में गए। पिछली दफा मैंने आप लोगों को उस हॉस्टल की हालत भी दिखाई थी। जर्जर हॉस्टल, दीवारें फट रही हैं, पीने के पाइपलाइन में से पानी रिस रहा है, बाथरूम में बैठना या बाथरूम के अंदर जाना तो दूर की बात है, दूर से ही दुर्गंध आती है। कभी मानो महीनों महीनों सफाई ही न होती हो। न बिजली का ठिकाना है, न इंटरनेट तो है ही नहीं। पुस्तकालय है मगर पुस्तकें नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिस माहौल से आते हैं, जिन परिवारों से आते हैं, उन परिवारों के पास अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए पैसा नहीं होता। ये सब सोच समझ करके ही संविधान के तहत व्यवस्था की गई थी कि जो लोग विपन्नता में जीवन जी रहे हैं, वंचित समाज के लोग जो हैं, दलित समाज के लोग जो हैं, अति पिछड़े जो हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो पढ़ लिख करके अपना जीवन संवार सकें, अपने परिवार का जीवन संवार सकें, देश का विकास हो सके। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति, वजीफा, स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई थी।
समाज कल्याण विभाग की तरफ से आज राहुल गांधी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और इन मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया है। हॉस्टल्स की स्थिति की चर्चा की है और उनसे डिमांड की है कि जो छात्रावास पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के लिए है, उसे सुधारा जाए। उन छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, कम से कम उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, हाइजीनिक टॉयलेट मिले, वॉशरूम मिले, पढ़ने के लिए पर्याप्त बिजली और इंटरनेट मिले, पुस्तकालय मिले, ऐसे पुस्तकालय जिसमें टेक्स्ट बुक भी हों और संदर्भ ग्रंथ भी हों, पत्र पत्रिकाएं भी हों। मेस कायदे का हो जहां से उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोज्य सामग्री मिल सके, उनका नरेशन ठीक हो। इन सब बातों के साथ साथ जो इस तबके के लिए जो छात्रवृत्ति, वजीफा या स्कॉलरशिप जो भी कहें, उसकी जो व्यवस्था है उसे कारगर ढंग से लागू किया जाए, ऑडिट हो। इन छात्रों के लिए जो वजीफे की व्यवस्था की गई है, उसके लिए जो बजट का अलॉटमेंट होता है, वो इनके लिए ही उपयोग में लाया जाए। आवेदन करने के लिए सब कुछ जब ऑनलाइन हो गया है, तो इसका जो पोर्टल है उस पर निगरानी रखी जाए कि वो समय से चले, छात्र उसका लाभ उठा सकें। आजकल जो बताया जा रहा है, जो छात्रों की तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, इन छात्रावासों में रहने वाले हों या उसके बाहर, पोर्टल जब भी खुलता है, जब आवेदन करने की तिथि नजदीक आती है, जो समय निर्धारित होता है, पता चलता है कि पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है। और सर्वर ये जो डाउन है वो अप कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे आवेदन करने से ही वंचित हो जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त धनराशि भी सरकार की तरफ से जो संविधान प्रदत्त है वो भी नहीं मिल पा रहा है। आवेदन करने वालों की संख्या में घटोत्तरी लगातार होती चली जा रही है और इस छात्रवृत्ति मद का जो बजट है वो विकास के अन्य कामों में लगा दिया जा रहा है जिनसे वोट बटोरा जा सके। वोट बेहतर शिक्षा से भी मिल सकता है। अगर आपका लक्ष्य सही है, आप सही दिशा में जाना चाहते हैं, वाकई आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, शक्तिमान देश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सदियों पहले से कहा जाता रहा है, किसी भी देश, काल या समाज का अध्ययन करना हो तो सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि उस देश, काल, समाज, वर्ग में शिक्षा की स्थिति क्या है। आपके शहर के स्कूल, कॉलेज
यूनिवर्सिटीज कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसी है। खैर अब तो स्थिति ये आ गई है कि लाइब्रेरी, जो रिच लाइब्रेरी हुआ करती थी, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। उनकी जगह पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्या लाइब्रेरी मंदिर नहीं है? क्या शिक्षण संस्थाएं मंदिर नहीं है? वो छात्रावास जहां छात्र रहते हैं अध्ययन के लिए, वो मंदिर नहीं है। तो मंदिर तो ये भी है। ऐसे मंदिर देश भर में ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं, ये सोच क्यों नहीं विकसित होती है? क्योंकि जब तक आप बेहतर शिक्षा नहीं देंगे छात्रों को, आप विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते हैं। देश विकसित हो ही नहीं सकता है। उसके मूल में है शिक्षा। ये शिक्षा ही है जो गरीबों के आंसू पोंछ सकता है। भारत सरकार ने आजादी के बाद इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। तभी तो देश भर में आईआईटी, आईएम, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, तकनीकी शिक्षा के लिए, तमाम सारी हर तरह की शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय किए गए, शिक्षण संस्थाएं खोली गई। आज तभी तो विकास कैसे होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी के उनके भाषण का एक छोटा सा अंश है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के आंसू पोंछ दिए जाएं। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू हैं और पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें काम करना है और परिश्रम करना है, और कठिन परिश्रम करना है, जिससे हमारे स्वप्न पूरे हों। ये स्वप्न भारत के लिए है, ये स्वप्न संसार के लिए भी है। तो वो आंसू पोंछने के लिए एक ही तो तरीका है, और बहुत आसान सा तरीका है, शिक्षा। अगर आप बच्चों को शिक्षित करते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर तालीम पाने वाला जो युवा आगे आएगा, वो हर दृष्टि से शिक्षित होगा। तो वो देश के विकास के लिए उसके बारे में सोचेगा। देश के 90-95% आबादी जिनके आंसू थम नहीं रहे हैं, उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं है। तो ये जो शिक्षित युवा आगे आएगा, ये अपने परिवार के भी आंसू पोंछेगा, अपने समाज के भी आंसू पोंछेगा, और अपने राष्ट्र का भी। इसीलिए राहुल गांधी ने 2 मुद्दों पर प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। इस संबंध में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें यह ऐलान किया गया कि कांग्रेस, यह ऐलान कन्हैया कुमार ने किया, जिन्होंने बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाली थी। सबसे पहले इन छात्रावासों का निरीक्षण होगा, बच्चों से बातचीत होगी, इसकी जानकारी भी कन्हैया कुमार ने दी थी। आज उन्होंने बताया कि कांग्रेस पूरे देश भर में अपने स्तर से जनता के सहयोग से ऐसे छात्रावासों का ऑडिट करेगी,
और ऑडिट करके उन छात्रावासों की स्थिति क्या है, वो छात्रावास रहने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है समय से, अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, इन सब का एक डाटा जुटाया जाएगा। खास तौर पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इनकी जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है, राहुल गांधी ने शुरू की है, उनकी सोच में शिक्षा एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, बड़ा मायने रखता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले उन्होंने दिल्ली में युवा छात्रों के साथ एक प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें ये बताया था उन्होंने कि पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, सारा सिस्टम शिक्षण संस्थाओं का बर्बाद कर दिया है। इसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ने की ठानी। अभी हाल ही में, कल ही मैं देख रहा था कि उन्होंने यूपी बोर्ड के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ किस तरह से वो बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से वो टिप्स दे रहे हैं, उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो इन बच्चों से शिक्षा को लेकर के राहुल गांधी के मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्होंने ये बहुत सही पकड़ा है कि देश को विकसित करना है, देश के हर नागरिक को विकसित करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा है। लेकिन इन 11 सालों में शिक्षा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। छात्रावासों में जो वार्डन नियुक्त होते हैं, वो भी, वहां भी आउटसोर्सिंग से ही काम चलाया जा रहा है, कोई परमानेंट वार्डन तक नहीं है। और ये आउटसोर्सिंग के जरिए जो वार्डन आ रहे हैं, वो शिक्षक हैं जरूर, लेकिन भगवा दुपट्टे वाले, भगवा साफा वाले, इन्हें ऊपर से, या ये कहिए कि इनके दिल दिमाग में पहले से ही भर दिया गया है कि अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, इन्हें बेहतर तालीम नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये बेहतर तालीम जब पा जाएगा आज का युवा, तो वो आपसे तर्क करेगा, वो आपकी रूढ़िवादी बातों को नकारेगा, वो आधुनिक मंदिर की चाहत रखेगा जिसमें शिक्षण संस्थान हैं, अस्पताल हैं, पुस्तकालय हैं, ग्रंथालय हैं, खेल के मैदान हैं, उनकी बात करेगा, अपने हक की बात करेगा। वो फिर डंडा झंडा लेकर के जो है वो मस्जिदों के सामने भयंकर तेज आवाज में बजते डीजे पर अश्लील गानों के साथ अश्लील नृत्य नहीं करेगा। वो नफरत के बीज नहीं बोएगा, वो प्यार का संदेश आगे तक बढ़ाएगा, मिलजुल करके। मैं ऐसे बहुत से छात्रों के समूह को जानता हूं जिसमें ब्राह्मण से लेकर के और दलित तक हर वर्ग का समावेश होता है, और लगता ही नहीं वहां पर कि या इस देश में उन समूहों को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है
कि इस देश में ऐसे भी समूह रहते हैं जहां नफरत, घृणा, द्वेष, छुआछूत, इन सब के लिए भी कोई जगह हो। मैंने छुआछूत कहा तो केवल जातिगत छुआछूत नहीं है, लिंग के अनुसार भी जो है वो छुआछूत, जो भेदभाव होते हैं उनको भी इसी श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो कि आपको आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, एक सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने अपने पुराने अतीत को खंगाल करके वहां से कुछ चीजें जो निकाली हैं, उसमें से एक शिक्षा, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, छात्र छात्राएं, उन्हें वो सारी जरूरतें, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया जाए। आज की स्थिति यह है कि छात्रवृत्ति का आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो छात्रवृत्ति समय से मिल ही नहीं रही है। ऐसे में एक बार अगर आपने बच्चों ने दाखिला ले लिया किसी तरह से, क्योंकि पहला जो दाखिला होता है, जो पहले सेमेस्टर की फीस जमा होती है एडमिशन के साथ, हॉस्टल के साथ, तब तक तो आपका सरकारी ऋण भी बैंकों से पास नहीं होता है आसानी से। ऐसे में आप बाजार से, समाज से, साहूकारों से कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं, और जब आगे भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है समय से, तो वो जो ऋण लिया है उसकी किस्त चुकाने में वो पूरा का पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। पढ़ाई तो खत्म हो गई, पढ़ाई के नाम पर जो कर्ज लिया अब उसे कैसे पाटेंगे। इस देश में छात्रों का एजुकेशन लोन कभी माफ नहीं होता है। जिस तरह से किसान, कभी मैंने सुना नहीं। पूंजीपतियों का कर्ज जरूर माफ होता हुआ सुना है मैंने, वो भी अरबों में। यहां चंद हजार लाख रुपए वो कभी माफ नहीं हुए। इस क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ कांग्रेस ने कदम बढ़ाया है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कन्हैया कुमार जो 100 दिन का आंदोलन अभियान शुरू करने वाले हैं कांग्रेस के माध्यम से, उसका भी स्वागत करना चाहिए, ताकि हमारा देश वास्तव में समृद्ध हो सके, शिक्षित हो सके, सभ्य हो सके, आधुनिक हो सके, वैज्ञानिक हो सके। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।